नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम सुनील है। तो चलिए अब यह कहानी सुनील जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव से हूं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वैसे तो मैं पिछले 12 साल से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए जितना डर मैंने उस रात महसूस किया था शायद ही कभी जिंदगी में महसूस किया हो। ये बात करीब 6 साल पुरानी है। तब मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। हमारा काम था अलग अलग शहरों में सामान पहुंचाना। उस दिन भी मुझे अचानक कंपनी से कॉल आया था। बोलते हैं, सुनील भाई, एक डिलीवरी है, आज रात ही निकलना पड़ेगा। सामान लेकर हिमाचल के मंडी जिले तक जाना है। हिमाचल का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइव करने का अपना ही मजा होता है। मैंने तुरंत हामी भर दी। फिर शाम को ही कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचते ही मुझे सारा पेपर वर्क दे दिया गया और साथ ही एक छोटा सा सामान लोड करने को कहा गया। सामान भी कोई भारी भरकम नहीं था, कुछ लकड़ियों की पेटियां और प्लास्टिक के कुछ कंटेनर। ऑफिस के सुपरवाइजर ने बताया कि मंडी के पास एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली की मरम्मत का काम चल रहा है, उसी के लिए लकड़ियां भेजी जा रही हैं। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ट्रक में सारा माल लोड किया, पेपर्स चेक किए और निकल पड़ा अपने सफर पर। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मैंने शहर की आखिरी लाइट्स को पीछे छोड़ा। अब आगे सिर्फ काले अंधेरे की चादर फैली थी। ठंडी हवा ट्रक के शीशों से टकरा रही थी। कभी कभी दूर किसी गांव की लाइट टिमटिमाती दिखती थी, वरना पूरा रास्ता वीरान था। मैंने ट्रक में हल्की आवाज में भजन चला रखा था ताकि नींद ना आए। मन ही मन सोच रहा था, बस आराम से पहुंच जाऊं तो कल सुबह मंडी के पास हवेली पर माल उतारकर वापसी कर लूंगा। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबा बिल्कुल वीरान था, बस एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और ट्रक से नीचे उतरकर हाथ पैर सीधे किए। चाय पीते वक्त मैंने बूढ़े से बात छेड़ी। बाबा जी, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान लग रहा है, आगे कोई बस्ती भी है या नहीं? बूढ़ा बिना मेरी तरफ देखे बोला, हाँ बेटा, आगे कुछ गांव हैं, पर रात के वक्त कोई बाहर नहीं दिखेगा। और एक बात याद रखना, अगर रास्ते में कोई सफेद साड़ी में औरत दिखे तो बिना देखे निकल जाना, रुकना मत, सवाल भी मत करना। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास थोड़ा सा छलक गया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी, भूत वूत वाली बातें कर रहे हो क्या? बूढ़ा चुपचाप चाय बनाता रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने अजीब सा सन्नाटा बसा दिया था मेरे अंदर। खैर, चाय खत्म करके मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से निकल पड़ा। ढाबे से चाय पीकर मैं फिर से ट्रक में बैठ गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और अब सड़क भी पहले से ज्यादा सुनसान लगने लगी थी। ट्रक का इंजन धीरे धीरे घरघराता हुआ पहाड़ों की तरफ चढ़ रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और सड़कें और भी ज्यादा वीरान। करीब 1 घंटे बाद मेरे ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में दूर कुछ अजीब सा नजर आया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, सिर झुकाए, ऐसे जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। मुझे बूढ़े ढाबे वाले की बात याद आ गई, अगर कोई सफेद साड़ी वाली दिखे तो बिना देखे निकल जाना। दिल तो कर रहा था कि आंखें बंद करके ट्रक भगाऊं, पर इंसानी फितरत भी अजीब होती है। जितना मना किया जाए उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। मैंने हेडलाइट की रोशनी थोड़ी तेज की और उस औरत को देखने की कोशिश की। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, सिर बिल्कुल झुका हुआ, बाल आगे लटके हुए, सिर्फ सफेद कपड़े लहराते हुए नजर आ रहे थे। मैंने डरते हुए गियर बदला और ट्रक को थोड़ा स्लो किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो औरत ट्रक के सामने आ जाएगी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं, बस वहीं खड़ी रही, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। अब मुझे सच में पसीना आने लगा था।
रात का समय, वीरान सड़क, सिर झुकाए खड़ी औरत और आसमान में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने बिना देखे ट्रक को थोड़ा सा बाएं काटा और तेजी से निकल गया। रियर व्यू मिरर में झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस सीधा ट्रक भगाता रहा। करीब आधे घंटे बाद मैं एक तिराहे पर पहुंचा। सड़क 3 तरफ बंटी हुई थी। एक तरफ का बोर्ड था शहर का रास्ता, दूसरी तरफ का बोर्ड था पुरानी हवेली 5 किलोमीटर, और तीसरी सड़क बिल्कुल बिना नाम की, वीरान और कटी फटी। मेरे पेपर्स के मुताबिक मुझे हवेली की तरफ ही जाना था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को दाईं तरफ मोड़ लिया, उसी रास्ते पर जो पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। अब रास्ता और भी ज्यादा डरावना हो गया था। पेड़ झुके हुए थे सड़क पर, मानो रास्ता रोक रहे हों, और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में दूर दूर तक कोई भी इंसानी हलचल नहीं थी। इतनी देर तक ड्राइव करते करते मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी, पर डर के मारे नींद तो कोसों दूर भाग गई थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत आ गई। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, पूरा बदन गीला। मैंने एक झटके में ट्रक का ब्रेक मारा। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुक गया। दिल धक धक कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और जब उसका चेहरा मेरी ट्रक की हेडलाइट में आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा, जैसे किसी ने चेहरा ही नोच दिया हो। आंखें गायब, नाक गायब, मुंह गायब, बस एक काला खालीपन। मैंने डर के मारे तेजी से क्लच दबाया, गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक को आगे भगाया। वो औरत चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड पकड़ी वो पीछे छूट गई। अब मेरा ट्रक अंधाधुंध भाग रहा था। सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, बस यहां से किसी भी तरह निकल जाऊं। करीब 10 मिनट बाद सड़क अचानक से टूट गई। जमीन पर कीचड़ और पत्थर फैल गए थे, और सामने एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, पुरानी हवेली। यहां से 500 मीटर पैदल रास्ता है। मैंने ट्रक को धीरे धीरे किनारे लगाया, इंजन बंद किया। पूरे ट्रक में घुप अंधेरा छा गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवाओं में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो यहीं ट्रक में बैठा रहूं पूरी रात, या फिर साहस जुटाकर सामान लेकर हवेली तक पहुंचाऊं और जल्दी से वापसी करूं। मैंने गहरी सांस ली, टॉर्च निकाली, ट्रक से नीचे उतरा और उस सुनसान कीचड़ भरे रास्ते पर अकेला आगे बढ़ने लगा। ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा करके मैंने टॉर्च को चालू किया। हवा अब और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। बारिश की बूंदें हल्की हल्की मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मेरे जूतों के नीचे कीचड़ छिपछिपा रहा था और हर कदम के साथ छप छप की आवाज आ रही थी। लेकिन उस अजीब सन्नाटे में मेरी अपनी सांसों और कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे मैं उस टूटी फूटी पगडंडी पर आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ता और भी वीरान होता जा रहा था। कभी कभी लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं मुड़कर देखता तो सिर्फ खाली रास्ता और टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी। दूर दूर तक कोई नहीं, सिवाय घनी झाड़ियों के और अजीब सी फुसफुसाहटों के जो हवाओं के साथ कानों तक पहुंचती थीं। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे वो पुरानी हवेली दिखी। एकदम खंडहर जैसी हालत में थी। छतें टूटी हुई, खिड़कियां झूलती हुई और दीवारों पर खाई जमी हुई। हवेली के बड़े से लोहे के गेट पर एक जंग लगा ताला लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही मैंने गेट के पास कदम रखा, बिना छुए ही ताला खुद ब खुद खुल गया। आवाज हुई और गेट थोड़ा सा सरक गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, पर खुद को हिम्मत दिलाते हुए मैंने टॉर्च को कसकर पकड़ा और गेट के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू ने मेरा स्वागत किया। ऐसी बदबू जैसे सड़े हुए मांस की हो। नाक पर हाथ रखकर मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हवेली के अंदर का माहौल तो और भी डरावना था। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और हर कोने से आती फुसफुसाहटें। टॉर्च की रोशनी बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झकझोर रही हो। मैं सोच रहा था कि कहीं माल रखने की जगह जल्दी मिल जाए तो फटाफट खाली करूं और यहां से निकल लूं। तभी मेरी नजर सामने के एक कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी के कराहने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। मैंने खुद को समझाया, सुनील, कोई घायल मजदूर भी हो सकता है, मदद करनी चाहिए। लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर भी कह रहा था, मत जा, मत जा।
पर इंसान हूं ना, दिल के हाथों मजबूर। मैंने धीरे से दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। मैंने डरते डरते पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस हल्के से कराहता रहा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने झटके से सिर उठाया और उसके चेहरे को देखकर मेरी रूह तक कांप गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। काले रंग की चमड़ी, लाल चमचमाती आंखें और मुंह से नीचे तक खून टपक रहा था। वो बूढ़ा नहीं था, वो कुछ और था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा गला दबा रहा हो। वो प्राणी धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था और उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिरी हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर पूरी रोशनी से मारी और जैसे ही टॉर्च की तेज किरण उसकी आंखों पर पड़ी, वो चीखते हुए पीछे हट गया। मैंने मौका देखते ही दौड़ लगा दी, भागता हुआ हवेली से बाहर निकला, लेकिन पीछे से उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। तू नहीं बच पाएगा, तू नहीं बच पाएगा। हवेली से बाहर निकलते ही मैंने देखा सड़क के किनारे खड़ी मेरी ट्रक, पर ट्रक के पास एक परछाई थी। सफेद साड़ी पहने वही औरत अब ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी थी। मैं वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अब ना आगे रास्ता था न पीछे। मेरे सामने सिर्फ अंधेरा, बारिश और मौत का इंतजार था। मैं वहीं सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल गिरा हुआ था। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। सारा बदन कीचड़ से भीग चुका था, पर मुझे इन सब की परवाह नहीं थी। मेरी नजरें तो बस उसी ट्रक की तरफ थीं जहां सफेद साड़ी वाली वो परछाई अब भी दरवाजे पर हाथ टिकाए खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ बाल, भीगा हुआ बदन और एक अजीब सी कंपन जो हवाओं के साथ मेरे रगों में उतरती जा रही थी। मेरी सांस रुकने लगी थी, दिल धौंकने की तरह धड़क रहा था। पैरों में दम नहीं बचा था कि उठकर भाग सकूं। फिर अचानक वो औरत धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे से हटकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी सफेद साड़ी की झालरें हवा में फड़फड़ा रही थीं। उसके कदमों की आवाज पानी से भीगी मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जान बचाने के लिए खुद को घसीटते हुए पीछे किया, पर पीछे सिर्फ गीली कीचड़ से भरी सड़क थी और ठंडी अंधेरी रात। वो औरत अब बस 5-6 कदम की दूरी पर थी। एकाएक मेरे दिमाग में ढाबे वाले बूढ़े की बात गूंजने लगी, अगर मिल जाए तो पीछे मुड़कर भी मत देखना और राम का नाम लेते रहना। मैंने कांपते होंठों से बुदबुदाना शुरू किया, राम 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 राम। और जैसे ही मैंने राम का नाम लिया, उस औरत के कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, जैसे किसी आवाज को सुन रही हो। मैंने देखा उसकी पूरी देह एक पल को झटकी, फिर वो जोर से चीखी, ऐसी चीख कि कान के पर्दे फट जाएं। हवा झकझोर उठी, पेड़ झूमने लगे और ट्रक के शीशे अपने आप कांपने लगे। मैंने खुद को पूरी ताकत से उठाया और भागते हुए ट्रक के पास गया। दरवाजा खोला और सीट पर कूद पड़ा। ट्रक की चाबी तो पहले से लगी हुई थी। जल्दी से इंजन स्टार्ट किया, गियर डाला और पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा। पीछे रियर मिरर में देखा तो वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी चीख रही थी, लेकिन अब वो दूर होती जा रही थी। मेरी ट्रक रफ्तार पकड़ रही थी और उसका धुंधला सा चेहरा अंधेरे में गुम होता जा रहा था। मैंने सीना फुलाकर राहत की सांस ली। बच गया, ये सोचते हुए ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ी, ऐसी ठंडी जैसी बर्फ की सिल्ली अंदर रख दी गई हो। मैंने घबराकर साइड मिरर देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। ट्रक के पीछे, ट्रक के खुले हिस्से में वो सफेद साड़ी वाली औरत चढ़ चुकी थी, हाथ फैलाए हुए, सिर झुकाए हुए, ट्रक के पीछे की ग्रिल पकड़कर लटक रही थी। अब मैं फंस चुका था, ना तो रुक सकता था, ना कूद सकता था, ना किसी को बुला सकता था। बस ट्रक भगाता रहा बिना पीछे देखे। ट्रक के शीशों पर बारिश की बूंदें टप टप गिरती रहीं और ट्रक का वाइपर उसी एक ही आवाज में चलता रहा। करीब आधा घंटा इसी हालत में ड्राइव करने के बाद मुझे दूर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर जान में जान आई। मैंने ट्रक उस तरफ मोड़ा। वो एक छोटा सा पुलिस का नाका था। 2 सिपाही लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। मैंने तेजी से ब्रेक मारा और ट्रक को साइड में रोका। फौरन दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। सिपाही मेरी हालत देखकर चौंक गए। पूरा गीला, कीचड़ से सना, कांपता हुआ,
जैसे कोई मुसीबत का मारा हो। एक सिपाही दौड़कर मेरे पास आया, बोला, भाई साहब क्या हुआ, ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? मैंने कांपती आवाज में बस एक ही बात कही, ट्रक के पीछे कोई है, भूत। सिपाही हंसे, कहा, चलो दिखाते हैं तुम्हारा भूत। तीनों मिलकर हम ट्रक के पीछे गए, लेकिन जब ट्रक के पीछे टॉर्च मारी तो वहां कुछ नहीं था। ना कोई औरत, ना कोई साड़ी, ना कोई निशान। बस ट्रक की लोहे की ग्रिल से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। सिपाही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। एक बोला, रात का समय है, तू ज्यादा सोच रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो चाय पी लो, होश में आ जाओगे। मैंने भी खुद को समझाया, शायद सच में भ्रम हो गया होगा, शायद डर के मारे दिमाग गड़बड़ा गया हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पुलिस वालों के साथ आग के पास जाकर बैठ गया। पर मैं नहीं जानता था कि असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि जिस आग के पास हम बैठे थे उसकी परछाई में वही सफेद साड़ी फड़फड़ा रही थी, एक कोने में चुपचाप इंतजार करती हुई। आग के पास बैठे हुए मैंने खुद को थोड़ा संभाला, हथेलियों को आग की लपटों के सामने फैलाया ताकि ठंडी उंगलियां थोड़ी गर्म हो जाएं। पुलिस वालों ने भी हंसते हंसते चाय मंगवाई थी। एक सिपाही मेरे पास आकर बोला, भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, रात को पहाड़ों में अक्सर आंखों के धोखे हो जाते हैं। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी, पर मेरा ध्यान कहीं और था। मेरी नजर बार बार आग के दूसरी तरफ जा रही थी, जहां एक कोने में वो परछाई अभी भी खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और बिना चेहरा, बस एक साया। वो न तो आगे बढ़ रही थी न पीछे हट रही थी, बस चुपचाप हमें घूर रही थी, जैसे सही मौके का इंतजार कर रही हो। चाय का कप मेरे हाथ में था, पर मेरे होंठों तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाथ कांप रहे थे, चाय की बूंदें कप से छलक रही थीं। तभी एक सिपाही ने मेरी तरफ ध्यान देकर पूछा, क्या बात है भाई, इतने सहमे क्यों हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। मैंने धीमे से सिर हिलाया, पर अंदर से जानता था कि सब कुछ यही है। सिर्फ मेरी आंखें जो देख रही थीं, वो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद नाके पर एक जीप आकर रुकी। 2 और सिपाही उतरे। उन्होंने आते ही पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं? नाके वाले सिपाही बोले, नहीं, बस ये भाई साहब थोड़ा डर गए हैं। नए आए सिपाहियों में से एक ने मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से मेरे पास आकर बोला, कहां से आ रहे हो? मैंने टूटती हुई आवाज में कहा, शहर से सामान लेकर मंडी के गांव तक जाना है। उसने गंभीर होकर पूछा, रास्ते में कुछ अजीब देखा क्या? मैं चुप रहा, क्या बताता, किसे यकीन आता। वो सिपाही कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस इलाके में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात को चीजें दिखती हैं, लेकिन डरने की नहीं, संभलने की जरूरत होती है। मैंने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में भी एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वह भी किसी न किसी सच्चाई को जानता था। तभी आग के पास बैठा दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमागी फितूर है। उसकी हंसी जैसे हवा में कड़वेपन की तरह गूंज उठी, और तभी आग के किनारे खड़ी सफेद परछाई ने अचानक से हल्की सी करवट बदली। उसके बाल हवा में लहराए और उसकी आंखों, या जो कुछ भी उसकी जगह था, से आग की लपटें चमकी। मुझे लगा मेरी धड़कन वहीं थम गई। मैं चाय का कप फेंक कर खड़ा हो गया। सभी पुलिस वाले चौंक गए। एक ने डांटते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती उंगलियों से आग के दूसरी तरफ इशारा किया। वो देखो। सभी ने एक साथ उस दिशा में देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ काली रात, बारिश में भीगी जमीन और फड़फड़ाती आग की लपटें। सिपाही अब मुझ पर हंस रहे थे। कोई कह रहा था, भाई साहब को नींद आ रही है। कोई कह रहा था, इतनी चाय पीने के बाद भी नशा चढ़ गया है। पर मैं जानता था, जो मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं था। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने मुझसे कहा, चलो भाई, अब ट्रक लेकर आगे निकलो, यहां ज्यादा देर बैठने का कोई फायदा नहीं। मैंने सिर झुकाया, चुपचाप ट्रक की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब ट्रक के दरवाजे के पास पहुंचा तो ट्रक का शीशा अंदर से धुंधला हो चुका था, और धुंधली शीशे की परत पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। एक छोटा सा भीगा हुआ ठंडा हाथ, जैसे किसी ने अंदर से अपने नाखून रगड़कर निशान बनाया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पीछे से एक सिपाही चिल्लाया, क्या हुआ भाई, चढ़ो भी। मैंने भगवान का नाम लिया, आंखें बंद की और दरवाजा खोलकर ट्रक में चढ़ गया। इंजन स्टार्ट किया, गियर डाला और बिना पीछे देखे ट्रक को आगे बढ़ा दिया।
जैसे जैसे मैं नाके से दूर होता गया, वैसे वैसे ट्रक के अंदर का माहौल और भी भारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज मेरे बगल में बैठी हो। सांसें जमी हुई थीं। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और जले हुए मांस जैसी। मैंने साइड मिरर में झांकने की गलती की और देखा पीछे की सीट पर सफेद साड़ी में लिपटी वही परछाई बैठी थी, सर झुकाए, हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया पकड़े हुए। अब डर मेरे दिमाग को खा रहा था। मैंने बिना पीछे देखे बस ट्रक भगाते रहने का फैसला कर लिया, पर मन के कोने में यह सवाल गूंज रहा था, आखिर ये औरत है कौन? क्यों पीछा कर रही है? क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? और इस सवाल का जवाब मुझे उस रात मिलने वाला था, जिस रात मौत मेरे बेहद करीब आकर बैठी थी। ट्रक की सीट पर बैठे हुए मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक भगाया जा रहा था। बारिश की बूंदें अब और तेज पड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और मेरी सांसें जैसे जमी हुई थीं। पीछे सीट पर बैठी सफेद साड़ी वाली परछाई अब भी थी और उसके हाथों में एक टूटी फूटी गुड़िया थी। हर बार जब ट्रक किसी गड्ढे से गुजरता तो सीट पर एक हल्की सी धप्प आवाज आती और गुड़िया के सिर से टकराने की हल्की खटखटाहट। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मैंने खुद से वादा कर लिया था, जो भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। ट्रक अब एक सुनसान घुमावदार रास्ते पर आ चुका था। चारों ओर घने पेड़ थे। हवा की सनसनाहट और झाड़ियों की सरसराहट डर को और भी गहरा कर रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी ताकि थोड़ा ज्यादा दूर तक देख सकूं, लेकिन उस रोशनी में भी रास्ता वैसा ही वीरान लग रहा था। तभी अचानक पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक बच्ची की हंसी, एकदम नर्म मगर दिल दहला देने वाली। मैंने दांत भींच ली, सीट के अंदर खुद को और ज्यादा दबा लिया। दिल तो कर रहा था कि ट्रक छोड़कर जंगल में भाग जाऊं, पर दिमाग कह रहा था, अगर रुका तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ पल बाद हंसी फिर गूंजी, इस बार थोड़ी तेज। ही खेलेगा? ये आवाज पीछे से नहीं, अब बिल्कुल मेरे कानों के पास से आई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिर के बाल सीधा खड़ा हो गया। मैंने आंखें बंद करके जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक एक झटके में रुक गया। ट्रक रुकते ही बाहर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज भी जैसे थम गई थी। केवल ट्रक के इंजन की धीमी घरघराहट सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। ट्रक से बाहर आते ही मैंने गहरी सांस ली, लेकिन डर अब भी शरीर में चिपका हुआ था। मैंने ट्रक की पीछे की सीट की तरफ देखा। हेडलाइट की हल्की रोशनी में वो गुड़िया अब भी सीट पर पड़ी थी, पर सफेद साड़ी वाली परछाई गायब थी। गुड़िया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झूला रहा हो। गुड़िया की आंखें जो अब तक बंद थीं, अचानक फट से खुल गईं और उसके होंठों पर एक नन्ही लेकिन भयानक मुस्कान फैल गई। ही गुड़िया फिर हंसी। मैंने डर के मारे मुंह में आए शब्दों को भी रोक लिया। बस दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा, पर भागते भागते एहसास हुआ, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। हर तरफ बस अंधेरा, बस पेड़ों के बीच से आती सरसराहट और हर सरसराहट के बीच छुपी एक धीमी हंसी। ही कुछ देर भागने के बाद मेरे पैर जैसे खुद रुक गए। सामने एक खुला मैदान था, बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं। कुएं के किनारे वहीं सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके गीले बाल कुएं के पानी में लटक रहे थे और उसके हाथ में वही टूटी फूटी गुड़िया। वो सिर झुकाए हुए बुदबुदा रही थी, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना। मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसने सिर उठाया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, बिल्कुल सड़ा गला चेहरा, आंखें धंसी हुई, गालों पर बड़े बड़े घाव और मुंह से सिर्फ खून की धार बहती हुई। उसकी नजरें मुंह पर टिक गईं और वो अचानक चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी, मेरा खिलौना दे दे। मैंने पूरी ताकत से पलटकर दौड़ लगा दी, पर पीछे से उसकी दौड़ती हुई आवाजें पास आती जा रही थीं। ही दे दे मेरा खिलौना। मैं गिरता पड़ता वापस सड़क तक आया। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, हेडलाइट जल रही थी। हिम्मत जुटाकर ट्रक तक भागा। सीट पर चढ़ते ही एक चीज पर नजर गई, गुड़िया अब सीट पर नहीं थी, वो कहीं गायब हो चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया, गियर डाला और जितनी ताकत से हो सकता था ट्रक भगाने लगा। इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस राम राम का जाप करते हुए ट्रक को दौड़ाता रहा। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर अब भी बैठा था, कहीं वो फिर से रास्ता न रोक ले। क्योंकि इस बार सिर्फ डर नहीं था,
उसके साथ अब उसका खिलौना भी मुझसे चाहिए था। ट्रक अब तेज रफ्तार से भाग रहा था। बारिश और हवा की आवाजें ट्रक के शीशों से टकरा रही थीं। मैंने राम राम का जाप करना बंद नहीं किया था, पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वो चीज अब भी मेरा पीछा कर रही है। मेरी आंखें बार बार पीछे देखने के लिए मचलती, लेकिन दिल कहता, नहीं सुनील, पीछे नहीं देखना। जो पीछे देखा तो फिर खत्म। करीब आधा घंटा यूं ही भागते भागते मैं एक छोटे से पुल के पास आ गया। पुल के नीचे से उफनता हुआ पानी बह रहा था। बारिश की वजह से नदी का पानी सड़क तक आ गया था। मैंने सोचा कि ट्रक को धीरे कर लूं, पर डर ऐसा था कि ब्रेक लगाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। बस आंखें फाड़कर सामने की तरफ देख रहा था। तभी ट्रक के बीचों बीच सड़क पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, एक छोटा सा धड़ाम, जैसे कोई बच्चा बैठा हो। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स तेज की और देखा वही टूटी फूटी गुड़िया सड़क के बीचों बीच बैठी थी, गीली मिट्टी में सनी हुई, सिर झुकाए हुए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। पैर ब्रेक पर जाना चाहते थे, पर दिमाग चिल्ला रहा था, मत रोक, मत रुक। मैंने आंखें बंद की और ट्रक को गुड़िया के ऊपर से भगा दिया। एक हल्की सी कचकच की आवाज आई, जैसे कोई प्लास्टिक टूटा हो। ट्रक के पार जाते ही मैंने शीशे में देखा तो सड़क के बीचों बीच वो गुड़िया अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन अब उसके सिर पर से खून रिस रहा था और उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। गुड़िया के खुले हुए मुंह से फिर वही आवाज निकली, ही। मेरा खिलौना। अब मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था अभी छाती फट जाएगी। पर ट्रक नहीं रोका, बस भागता रहा। करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड दिखा, पुराना कुआं, बाईं ओर 500 मीटर। मेरी आत्मा तक कांप गई। पुराना कुआं, वही कुआं जहां वो औरत बैठी थी, अपने बाल पानी में डुबोए हुए। मैं समझ गया कि ये रास्ता अब मुझे कहीं और नहीं, सीधे उसी मौत के कुएं तक ले जाने वाला है। पर ट्रक की स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को मोड़ रही हो। मैंने पूरा जोर लगाया सीधा करने के लिए, लेकिन ट्रक खुद ब खुद बाईं तरफ मुड़ गया। कुछ ही सेकंड में मैं एक संकरी कीचड़ भरी सड़क पर था, जो सीधे उस पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, पर माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई थी। ट्रक अब धीरे धीरे रुकने लगा, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। आखिरकार ट्रक एक झटके के साथ बंद हो गया। इंजन घुरघुराया और शांत हो गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही कीचड़ में फिसलते हुए गिर पड़ा। गिरी हुई हालत में ही जब मैंने ऊपर देखा तो सामने वही कुआं था। कुएं के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, बाल भीगे हुए, चेहरे पर वही भयानक घाव और हाथ में फिर से वही टूटी गुड़िया। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। आंखें लाल हो गई थीं। वो चीखते हुए बोली, मेरा खिलौना फोड़ दिया, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। और इतना कहते ही वो हवा में झपटती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैं पूरी ताकत से उठकर भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही कुएं के करीब पहुंचता। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे कदमों को खुद घसीट रही हो। औरत अब भी पीछे थी। उसकी चीखें मेरे कानों को फाड़ रही थी, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना। आखिरकार मैं कुएं के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, खेलो खेलो खेलो। नीचे झांका तो देखा कुएं के पानी में दर्जनों सफेद साड़ी वाली औरतें झूल रही थीं। हर एक के हाथ में एक टूटी गुड़िया थी। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, खेलो, हमारे साथ खेलो। पीछे मुड़कर देखा तो वो सफेद साड़ी वाली औरत अब बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए, और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब मेरे पास बस 2 रास्ते थे, या तो खुद को कुएं में गिरा दूं या किसी चमत्कार का इंतजार करूं। मैंने आंखें बंद कर ली, राम राम का जाप शुरू कर दिया, और तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, गर्म हथेली, इंसानी छुअन। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो कोई बूढ़ा साधु था, लंबे जटाझूट, सफेद दाढ़ी और गले में रुद्राक्ष की माला। उसने गुस्से से उस सफेद साड़ी वाली औरत की तरफ देखा और जोर से बोला, जय बजरंग बली। एक पल में सब कुछ बदल गया। सफेद साड़ी वाली औरत दर्द से कराहते हुए पीछे हटने लगी। कुएं से उठती आवाजें धीमी पड़ने लगीं, हवा में गूंजती चीखें मिटने लगीं, और मैं बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को जमीन पर पड़ा पाया। सिर के ऊपर काले बादल थे
और चारों ओर घुप अंधेरा। बारिश फिर से रिमझिम होने लगी थी। ठंडी हवा मेरी भीगी हुई देह को झकझोर रही थी। पर इस बार मेरे सामने वही साधु बाबा खड़े थे जिन्होंने मुझे उस सफेद साड़ी वाली औरत के चंगुल से बचाया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और उनके हाथ में एक लोहे का त्रिशूल। उन्होंने मुझे उठाया और बोले, बेटा, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो आज तेरी जगह उस कुएं में होती। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, ये सब क्या है? कौन है वो? साधु बाबा ने गहरी सांस ली, फिर पास की एक टूटी हुई दीवार पर बैठते हुए बोले, बैठ जा बेटा, अब तुझे सब कुछ जानना जरूरी है। मैं वहीं कीचड़ में बैठ गया। कपड़े भीग चुके थे, बदन थरथरा रहा था, पर अब जानने की तलब थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। बाबा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, यह जो हवेली है ना, और ये कुआं, ये कोई आम जगह नहीं है। सालों पहले यहां एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, नाम था कुहू। कुहू बहुत प्यारी बच्ची थी, दिन भर अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। पर उसके बाप ने लालच में आकर कई गलत काम किए। उसने गांव के गरीब लोगों का खून चूसा, बच्चों की जमीनें हड़पी। कहते हैं उसकी बेटी ने अपने बाप के गुनाह देख लिए थे। एक दिन कुहू ने गुस्से में आकर कुएं में कूदकर जान दे दी। बाबा बोलते बोलते रुके, उनकी आंखें नम हो गईं। फिर थोड़ा पानी पीकर आगे बोले, कुहू की मौत के बाद हवेली पर एक अजीब सा साया छा गया। रातों को बच्ची की हंसी सुनाई देने लगी। कभी गुड़िया खुद चलती दिखती, कभी कुएं से आवाजें आती। फिर धीरे धीरे वहां के लोग गायब होने लगे। कहते हैं जो भी रात के वक्त हवेली या कुएं के पास से गुजरता, उसे कुहू अपनी गुड़िया के बहाने फंसा लेती थी। गुड़िया जो टूट गई थी, कुहू आज भी उसे सही करने के लिए एक नया खिलौना ढूंढती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बाबा, ये सफेद साड़ी वाली औरत कौन है? बाबा ने गहरी सांस भरी और बोले, वो कुहू की मां है। जब कुहू ने कुएं में कूदकर जान दी थी तो उसकी मां भी उसी कुएं में छलांग लगा दी थी, पर आत्मा को चैन नहीं मिला। कुहू की मां अब उस बच्ची की आत्मा के साथ भटकती है। वो जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे अपनी बेटी के लिए खिलौना बनाने की कोशिश करती है। अगर कोई इनकी चाल में फंस जाए तो उसकी आत्मा भी इसी हवेली और कुएं के बीच फंस जाती है। मेरी रूह कांप गई, पसीना ठंडी हवा में जमने लगा था। मैंने जल्दी से पूछा, बाबा, अब क्या करूं? वो तो मेरा पीछा कर रही है। बाबा ने त्रिशूल जमीन में गाड़ते हुए कहा, बचने का बस एक ही तरीका है। इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जा, और जाते जाते कुएं की तरफ पीठ मत करना। सीधा चलते रहना और मन ही मन बजरंग बली का जाप करते रहना। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। बाबा ने फिर कहा, याद रखना, अगर एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो तुझे हमेशा के लिए इसी जगह कैद कर दिया जाएगा। तेरी आत्मा भी इन्हीं हवेली की दीवारों में भटकती रहेगी। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने गले से एक छोटा सा ताबीज उतारा और मेरी गर्दन में पहनाया। फिर बोले, अब देर मत कर, ट्रक लेकर सीधा चलता रह। रास्ते में जो भी हो, आवाजें आएं, पुकार सुनाई दे, कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने बाबा के पैर छुए, एक आखिरी नजर उस कुएं की तरफ डाली जहां अब भी कुहू की टूटी फूटी गुड़िया किनारे पर पड़ी थी। उसकी काली बुझी हुई आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। बिना वक्त गंवाए मैं ट्रक की तरफ दौड़ा, इंजन स्टार्ट किया, गियर डाला और फिर राम राम का नाम लेते हुए सीधा आगे बढ़ गया। पीछे से अब भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, खिलौना, मेरा खिलौना बन जा। पर मैंने बाबा की बात याद रखते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस सीधा अंधेरे को चीरते हुए ट्रक भगाता रहा। ट्रक अब बारिश भरे वीरान रास्ते पर भागता जा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर इतने जोर से जकड़े हुए थे कि उंगलियों के जोड़ दुखने लगे थे। गला सूख चुका था, लेकिन बाबा की कही बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। पीछे नहीं देखना, कुछ भी हो जाए। आगे की सड़क बिल्कुल खाली थी। हेडलाइट्स की रोशनी टकराकर घने कोहरे में गुम हो रही थी। हवा में अब भी गीली मिट्टी की सड़ी हुई गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के दोनों किनारों से कोई अदृश्य साया घूर रहा हो। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत पास चल रहा है। साइड शीशे में परछाइयां लहराती, पर मैंने अपनी नजरें सीधा सामने गड़ा दी थी। करीब आधा घंटा लगातार ड्राइव करने के बाद एक अजीब बात हुई। सड़क के बीचों बीच धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। कोई बैठा हुआ था, झुका हुआ सिर, लटकते बाल, और उसके सामने एक छोटा सा झोला पड़ा था।
मेरा दिल जोर से धड़का। कोई असली आदमी हो सकता है, यह सोचकर मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया, पर वो आकृति हिली तक नहीं। मैंने रफ्तार थोड़ी कम की, लेकिन याद आया, बाबा ने कहा था रुकना नहीं, देखना नहीं। मैंने दांत भींचे, गियर बदला और ट्रक को थोड़ा साइड से काटते हुए आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से निकला तो एक झटके से वो आकृति उठी और ट्रक के दरवाजे के साथ चिपक गई। एक तेज आवाज हुई, ट्रक हल्का सा डगमगाया। मेरी सांस रुक गई, लेकिन मैंने फिर भी नजरें सामने गड़ा दी। बिल्कुल भी बाईं तरफ नहीं देखा जहां वो चीज चिपकी थी। ट्रक अब उखड़ती हुई आवाज कर रहा था, जैसे कोई लोहे पर नाखून रगड़ रहा हो। कुछ मीटर आगे जाकर ट्रक एकदम अपने आप बंद हो गया। अब ट्रक पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। केबिन के अंदर सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज थी। मैंने चाबी घुमाकर ट्रक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे जाम हो गया था। इसी बीच ट्रक के पिछले हिस्से से धीरे धीरे खटखटाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नन्हा बच्चा दरवाजा खटखटा रहा हो। बाबा की बातें फिर याद आईं, कुछ भी हो जाए आवाजों पर ध्यान मत देना। मैंने आंखें बंद कर लीं, राम राम का जाप शुरू किया, पर खटखटाहट अब और तेज हो गई थी। खेलो ना, बिल्कुल मासूम बच्ची की आवाज, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सीधे रूह में समा जाए। अचानक दरवाजे की खिड़की पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान बन गए। बरसात से भीगे शीशे पर उन निशानों को बनते हुए मैंने साफ देखा, बिल्कुल छोटी बच्ची के हाथ जैसे। मैंने फिर भी मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। करीब 5 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई खटखटाहट, ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, बस घना अंधेरा और ठंडी हवा। थोड़ी हिम्मत करके मैंने ट्रक की चाबी फिर से घुमाई। इस बार इंजन गुर्राते हुए चालू हो गया। मैंने बिना देरी किए गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया, पर तभी मेरे ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद झुलसी हुई साड़ी, सूखे झड़े बाल और गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें। उसने एक हाथ ऊपर उठाया, जैसे रास्ता रोक रही हो। ट्रक इतनी तेज थी कि चाहकर भी अचानक ब्रेक नहीं लगा सकता था। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। आखिरी पल में मैंने आंखें बंद कर लीं और ट्रक को सीधा भगाया। एक हल्की सी धप्प की आवाज आई, जैसे कुछ ट्रक के बोनट पर गिरा हो। जब कुछ पल बाद मैंने आंखें खोली तो ट्रक का बोनट बिल्कुल खाली था। ना कोई औरत, ना कोई शरीर। सड़क अब फिर से वीरान थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, पर तभी मेरे पैसेंजर सीट पर से फुसफुसाहट आई, मेरा खिलौना फोड़ दिया ना। मैंने डरते हुए साइड में देखा और देखा, वहां वही छोटी गुड़िया बैठी थी। अब की बार उसके होंठ खुले हुए थे और वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। गुड़िया मेरी पैसेंजर सीट पर बैठी थी, भीगी हुई, टूटी फूटी, लेकिन उसके होंठों पर अब एक साफ मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी काली गहरी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं और उसके होंठों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं। अब तू मेरा है, अब तू मेरा है। मैंने गहरी सांस ली, दिल को काबू में रखते हुए स्टीयरिंग पर नजरें गड़ा दी। बाबा की बातें याद थीं, कोई भी आवाज हो, कोई भी हरकत हो, ध्यान मत देना। पर अंदर का डर तो अब जैसे हड्डियों में बस चुका था। हर सांस भारी लगने लगी थी, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। गुड़िया धीरे धीरे सीट से सरकती हुई मेरे पास आने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ ट्रक के गियर पर टिके और फिर मेरे घुटनों को छूने लगी। ट्रक अब लड़खड़ाने लगा था, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे कंट्रोल में रखा। राम 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 राम, मैं मन ही मन बुदबुदाता रहा, पर गुड़िया अब हंस रही थी। ही, अब तू मेरे साथ खेलेगा। सामने अचानक एक मोड़ आया। तेज रफ्तार में ट्रक को मोड़ना पड़ा। ट्रक का पिछला हिस्सा हल्के से फिसला, पर मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। उसी वक्त गुड़िया फिसल कर नीचे गिर गई और उसके गिरते ही ट्रक के अंदर का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। पर यह राहत सिर्फ चंद सेकंड की थी। ट्रक के सामने सड़क के दोनों ओर काले काले साए दौड़ने लगे, जैसे कोई झुंड मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। कभी दाईं ओर से आवाज आती, तू नहीं बच सकता। कभी बाईं ओर से फुसफुसाहट, खेल खत्म होने वाला है। मैंने जानबूझकर सिर झुका लिया। आंखें भी ज्यादा खोलने की हिम्मत नहीं थी। बस ट्रक को सीधा भगाता रहा। टायर पानी और कीचड़ में फिसलते जा रहे थे। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ दूर आगे सड़क के किनारे एक टूटा फूटा सा मंदिर नजर आया। छोटी सी जगह,
जगह जगह पर उखड़े हुए पत्थर और एक टूटा हुआ भगवा झंडा हवा में लहराता हुआ। मंदिर देखकर जैसे एक नई उम्मीद जागी। बाबा ने कहा था, जहां भी हनुमान जी का निशान मिले वहां रुक सकते हो। मैंने झट से ट्रक साइड में लगाया, दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ भागा। बारिश अब फिर से तेज हो गई थी। कीचड़ में फिसलते हुए मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। भीतर जाते ही मंदिर के अंदर एक टूटी फूटी मूर्ति दिखी, हनुमान जी की, आधी टूटी हुई, पर गदा अब भी सही सलामत थी। मैंने झपट कर मंदिर में रखा, एक दिया जलाया और गले से ताबीज बाहर निकालकर दोनों हाथ जोड़कर बड़बड़ाने लगा, जय बजरंग बली, रक्षा करना बाबा, जय बजरंग बली, रक्षा करना। ट्रक के बाहर अब उथल पुथल मच गई थी। सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत कई कई परछाइयों के साथ ट्रक के चारों ओर घूम रही थी, चीख रही थी, गालियां दे रही थी, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना। मंदिर के अंदर से मैंने हिम्मत जुटाई, हनुमान जी की टूटी मूर्ति के आगे सिर झुकाया और फिर ताबीज को सीने से लगाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, जय बजरंग बली की जय। अचानक मंदिर के अंदर एक गर्म हवा का झोंका उठा, दिए की लौ भड़क उठी, हनुमान जी की गदा पर से मिट्टी झड़ गई और बाहर सड़क पर वो चीखें थम गईं। परछाइयां एक एक कर हवा में विलीन होने लगी। वो सफेद साड़ी वाली औरत भी कातर निगाहों से मुझे घूरते हुए धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर बस ठंडी बारिश बची थी। ना कोई परछाई, ना कोई गुड़िया, सिर्फ वीरान सड़क, भीगे हुए पेड़ और मंदिर की दीवारों से टपकती पानी की बूंदें। मैंने लंबी सांस ली, जान बची थी, पर अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपना हिस्सा पीछे छोड़ आया हूं, या शायद कोई अब भी मेरा इंतजार कर रहा था। बारिश अब रुकने लगी थी। मंदिर के बाहर हल्की हल्की धुंध छा गई थी। मैंने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतारी। ट्रक वहीं खड़ा था, चुपचाप भीगी सड़क के किनारे, जैसे अब किसी डरावनी आत्मा का साया उससे हट चुका हो। लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कोई अभी भी मुझे ताक रहा हो। ट्रक के पास पहुंचा तो देखा, पैसेंजर सीट पर पड़ी वो टूटी फूटी गुड़िया गायब थी, कहीं भी नहीं, न ट्रक में, न सीट के नीचे, न पिछले हिस्से में। मानो जो कुछ भी था वो अब अपना खेल खत्म कर चुका था। मैंने एक लंबी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया। इंजन अब पहले जैसा घरघराया नहीं, साफ आवाज आई, जैसे कोई बोझ हट गया हो। मैंने गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे सड़क पर बढ़ाया। रास्ता अब सीधा था। दूर कहीं कहीं टिमटिमाती लाइटें नजर आ रही थीं। शहर की हल्की सी झलक मिलने लगी थी। मन में उम्मीद की एक लौ जली, अब बस थोड़ी ही दूर और फिर सब ठीक हो जाएगा। करीब 20 मिनट बाद मैं एक चौराहे पर पहुंचा। 3 रास्ते थे, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक सीधा। मैंने पेपर निकाले, डिलीवरी का पर्चा देखा। सीधे जाने वाला रास्ता मंडी की तरफ जा रहा था, वहीं जहां माल पहुंचाना था। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक को सीधा मोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ने लगा, माहौल फिर से अजीब सा होने लगा। हवा भारी हो गई थी। फिर से सड़क के दोनों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी थी। कहीं दूर से बच्चियों के खेलने की आवाजें आ रही थीं। ही, पकड़ो ना, मेरा खिलौना। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। सड़क अब भी वीरान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, बस दूर दूर तक अंधेरा और उन फुसफुसाहटों की गूंज। तभी ट्रक के सामने अचानक एक बोर्ड आया, पुराना स्कूल, 1 किलोमीटर। स्कूल? इतनी वीरानी में स्कूल? मन में फिर से डर की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, दाईं तरफ एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग दिखी। छत गिरी हुई, दीवारों पर काई लगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और स्कूल के गेट पर झूलता हुआ एक बोर्ड, शिशु निकेतन विद्यालय। बिल्कुल सुनसान, ना कोई बच्चा, ना कोई टीचर, बस एक वीरान खंडहर। लेकिन जैसे ही ट्रक उस स्कूल के सामने से गुजरने लगा, कुछ अजीब हुआ। स्कूल के अंदर अचानक लाइट जल गई। एक के बाद एक कमरे की खिड़कियों में रोशनी चमकने लगी और खिड़कियों में से छोटी छोटी परछाइयां झांकने लगी। बच्चों की परछाइयां। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर स्कूल के गेट पर एक नन्ही सी बच्ची आकर खड़ी हो गई, सफेद फ्रॉक पहने हुए, हाथ में वही टूटी फूटी गुड़िया। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें काली थीं, एकदम गहरी, खाली, भावहीन, और उसके होंठों से फिर वही आवाज निकली, खेलो ना, मेरा खिलौना।
मैंने पूरे जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया, स्पीड और बढ़ा दी, पर स्कूल की खिड़कियों से और भी परछाइयां बाहर झांकने लगी, हंसती हुई, हाथ हिलाती हुई, जैसे कह रही हूं, आ जाओ, हमारे साथ खेलो। रास्ता अब अजीब सा हो गया था। सड़क बुरी तरह टेढ़ी मेढ़ी, सामने धुंध इतनी घनी कि 10 फीट दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ट्रक लड़खड़ा रहा था। मुझे लगा कहीं पलट न जाए, पर रुकने का सवाल ही नहीं था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही बच्ची खड़ी हो गई। फ्रॉक भीगी हुई थी, गुड़िया हाथ में थी, और उसकी मुस्कान, उस मुस्कान में ऐसी दरिंदगी थी कि देखने भर से दिल सुन्न हो जाए। मैंने आंखें बंद कर ली, पूरा गियर दबाया, ट्रक को पूरी ताकत से उसकी तरफ भगाया। एक पल को लगा कि मैंने उसे कुचल दिया। थप्प जैसी हल्की आवाज आई। आंखें खोली तो सामने फिर वही वीरान रास्ता था। ना बच्ची, ना गुड़िया, सिर्फ अंधेरा, बस अंधेरा। पर पीछे से अब भी फुसफुसाहटें आ रही थीं। खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब तू हमेशा के लिए हमारा खिलौना बनेगा। सड़क वीरान थी, ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता जैसे कहीं नहीं खत्म हो रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी, और हर बूंद मेरे डर को फिर से जिंदा कर रही थी। पीछे से आती फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं। तेरा खेल शुरू हो गया है, अब लौटना नहीं, अब तू हमारा है। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। राम राम जपते हुए ट्रक को सीधा रखे था, पर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सड़क अब थोड़ी चौड़ी होने लगी थी। दूर एक और टूटी फूटी हवेली जैसी इमारत नजर आई। हवेली के ऊपर टिमटिमाती एक लालटेन की रोशनी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मैंने गियर थोड़ा और बढ़ाया, सोचा कि बिना देखे यहां से निकल जाऊं, पर जैसे ही ट्रक हवेली के पास से गुजरने लगा, हवेली के गेट से अचानक कई छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां भागती हुई सड़क पर आ गईं। ट्रक के हेडलाइट में वो नजारा साफ दिखा। सफेद फ्रॉक पहने बच्चे, हाथ में टूटी फूटी गुड़िया, चेहरे पर भयानक मुस्कानें। हर बच्चा एक ही बात चिल्ला रहा था, खेलो ना, हमारे साथ खेलो। मैंने ब्रेक मारे, ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन घुरघुराने लगा, हेडलाइट्स टिमटिमाई, और तभी बच्चे ट्रक के चारों तरफ दौड़ने लगे, हंसते हुए, गाते हुए, गुड़िया लहराते हुए। मैंने डरते डरते शीशे से झांका, पर बाहर कोई नहीं था। न बच्चे, न कोई परछाई, बस सड़क और हवेली का सड़ा हुआ सन्नाटा। तभी ट्रक के केबिन के अंदर एक आवाज आई, तू भी हमारा खिलौना बनेगा। साइड मिरर में देखा तो ट्रक की पीछे की सीट पर दर्जनों छोटी छोटी परछाइयां बैठी थीं। सबकी गोद में टूटी फूटी गुड़िया, सबकी आंखें खाली, गहरी, अंधेरी। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई, सांसें अटकने लगीं। मैंने फौरन ट्रक का गियर बदला, क्लच छोड़ा और ट्रक को पूरी ताकत से भगाना शुरू कर दिया। अब ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था। पीछे सीट पर बच्चे अब हंस रहे थे, ही। कभी कभी उनकी हंसी एक साथ इतनी तेज हो जाती कि लगता ट्रक की दीवारें फट जाएंगी। मैंने आंखें बंद की, राम राम का जाप शुरू किया, पर बच्चे चिल्लाते रहे। गुड़िया सीट पर गिरती, फिसलती, घूमती रही। ट्रक जैसे तैसे सड़क पर संभला हुआ था। तभी सामने अचानक एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। सड़क पर एक भारी लोहे का गेट, गेट के ऊपर एक जंग खाया बोर्ड लटक रहा था, मुक्ति द्वार, मुक्ति द्वार। नाम पढ़कर एक अजीब सी उम्मीद जागी, शायद ये रास्ता इस डर से छुटकारा दिलाए। मैंने ट्रक को गेट की तरफ भगाया। जैसे जैसे मैं पास आया, गेट अपने आप आवाज करते हुए खुलने लगा। गेट के पार गहरा अंधेरा था, कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, बस एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने ट्रक को गेट के अंदर घुसा दिया। जैसे ही ट्रक ने गेट पार किया, पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, तू नहीं बच सकता, तू नहीं बच सकता। गेट धड़धड़ाते हुए अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। न बच्चों की हंसी, न गुड़िया की फुसफुसाहट, न कोई परछाई, सिर्फ घुप अंधेरा और ट्रक का धीमा घर घराता इंजन। मैंने ट्रक के ब्रेक लगाए, गहरी सांस ली। लग रहा था जैसे बरसों बाद चैन की सांस ली हो। मैंने शीशे से बाहर झांका। सड़क के किनारे एक पत्थर का बोर्ड दिखा, स्वागत है मुक्त भूमि में। शरीर में हल्की गर्मी दौड़ी, रूह तक में एक राहत समा गई। शायद मैं बच गया था, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर एक छोटी सी आवाज आई, ही, मेरा खिलौना तो यहीं है। मैंने चौंक कर नीचे देखा।
डैशबोर्ड पर वही टूटी फूटी गुड़िया रखी थी, आंखें खुली हुई, मुस्कुराती हुई। गुड़िया डैशबोर्ड पर रखी थी, भीगी हुई, टूटी फूटी, लेकिन उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। उसकी गहरी काली आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे कहना चाहती हूं, तू चाहे जहां भी चला जाए, बच नहीं सकता। मैंने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाया, सोचा ट्रक से बाहर फेंक दूं, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली, अब तो तू मेरा है, हमेशा के लिए। मैंने जोर से राम का नाम लिया, जय श्री राम, और पूरी ताकत से गुड़िया को ट्रक से बाहर फेंक दिया। गुड़िया सड़क पर गिरी, एक सूखी थप्प की आवाज के साथ। ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब सड़क खुली थी, कोई परछाई नहीं, कोई हंसी नहीं, बस हल्की हल्की ठंडी हवा और घने पेड़ों के बीच से गुजरती वीरान सड़क। करीब आधे घंटे लगातार चलने के बाद दूर कहीं एक गांव की रोशनी नजर आई। छोटी छोटी झोपड़ियां, खेतों में जलते दिए और मंदिर से आती घंटियों की आवाज। मुझे लगा अब मैं सच में बच गया हूं। गांव के पास पहुंचकर मैंने ट्रक रोक दिया, नीचे उतरा और वहीं सड़क के किनारे बैठकर लंबी सांस ली। अचानक ऐसा लगा जैसे सीने पर पड़ा कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी गांव से एक बुजुर्ग आदमी आता दिखा, सर पर पगड़ी, हाथ में लाठी। उसने मेरे पास आकर पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, लंबी कहानी है बाबा, बस बचकर आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, अच्छा किया बेटा कि तुम यहां रुक गए, आगे का रास्ता अब भी वैसा ही है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिससे तू बचा है वो अब भी पूरा नहीं मरा। वो खिलौना, वो गुड़िया, अगर किसी और के हाथ लग गई तो खेल फिर से शुरू हो जाएगा। मेरी सांस अटक गई। मुझे गुड़िया को सड़क पर फेंकते हुए याद आया, क्या कोई उसे उठा लेगा? क्या फिर वही सब शुरू होगा? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुझे सच में मुक्त होना है तो उस गुड़िया को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे बाबा? वो बोला, सिर्फ आग, शुद्ध अग्नि ही उस पाप को भस्म कर सकती है, वरना वो हमेशा किसी न किसी के शरीर में लौट आएगा। मैंने फौरन फैसला लिया, ट्रक स्टार्ट किया और उसी रास्ते पर वापस लौट पड़ा जहां गुड़िया फेंकी थी। अब सड़क और भी सुनसान थी, हवा में अजीब सी गर्मी थी। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे वही गुड़िया पड़ी मिली, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा और भी डरावना हो गया था और उसकी आंखों से काले काले आंसू बह रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई, गुड़िया को उठाया, ट्रक के पीछे रखा डीजल का छोटा ड्रम निकाला, गुड़िया पर तेल डाला और फिर माचिस की तिल्ली जलाकर उसे आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया ने आग पकड़ी, एक दिल दहला देने वाली चीख आसमान में गूंजी, नहीं नहीं, तूने धोखा दिया, तूने वादा तोड़ा। गुड़िया जलते हुए तड़पने लगी, कभी इधर गिरती, कभी उधर। चारों ओर हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। आसमान में काले बादल मंडराने लगे, जैसे खुद मौसम भी उस आत्मा के मरने का मातम मना रहा हो। धीरे धीरे आग बुझी, गुड़िया की राख उड़ गई और उसके साथ ही चारों ओर फैली अजीब सी गर्मी भी गायब हो गई। हवा ठंडी हो गई थी, पेड़ अब शांत हो गए थे, सड़क फिर से एकदम सामान्य हो गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से, सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अनिल भाई इंडिया से, सागर सोलंकी राजकोट से, शाहीन भाई दिल्ली से, दानिश जफर भाई बिहार से, अंकुर बंसल भाई उत्तर प्रदेश से, आर्यन अली भाई इंडिया से, निशा छेत्री असम से, विकास द्विवेदी भाई इंदौर से, शिल्पा जी बिहार बरेली से, किरण दास खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, रंजीत कुमार भाई मुंबई से, जेडी पणिका महासमुंद छत्तीसगढ़ से, गौतम भाई असम से, गणेश कंडेल भाई नेपाल से, मैनी भाई कोटा राजस्थान से, माया शर्मा मोरियाटिस से, शंकर भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई लुधियाना से, जसबीर सिंह सिंधु भाई बिहार से, अलिक दास जलपगुरी से, शाहरुख खान हसनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज पासवान भाई झांझा से, पार्वती सैनी फरीदाबाद से,
धनराज हैखद्दे नागपुर महाराष्ट्र से, बबुनी सेनापति ओडिशा से, खुशबू प्रजापति राजस्थान से, शिवम गुप्ता भाई आजमगढ़ से, निहारिका संबालपुर ओडिशा से, सूरज भाई मौर्याटिस से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, गुड्डा भाई सहरसा बिहार से, मनु भाई जफराबाद से, मोहन ठाकुर भाई नेपाल से, विक्की भाई दिल्ली से, सुनील भाई चंडीगढ़ से, विक्रम ठाकुर कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन सक्सेना भाई हाथरस से, रितेश उबाले भाई नासिक से, सुखप्रीत सिंह जालंधर पंजाब से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, अजय भाई इंडिया से, शत्रु मार्टिन भाई अरुणाचल प्रदेश से, कृणाल भगत भाई महाराष्ट्र से, विनेश कुमार भाई हाथरस से, कमलेश भाई महाराष्ट्र से, सुब्रात दास भाई ओडिशा से, दीप क्षेत्र भाई कोलकाता से, आरव फिरोजपुर से, उत्तम हलदार भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुणाल राव भाई उदयपुर राजस्थान से, अक्षय भाई देहरादून से, आसिफ भाई कराची पाकिस्तान से, सुखजीत सिंह और गुरमंत सिंह फिरोजपुर पंजाब से, मितेश भाई गुजरात से, सीताराम भाई नेपाल से, मंतोष पासवान भाई इंडिया से, संतोष भाई शेम्बल से, आशीष शेरपा भाई नेपाल से, चंदबाबू राजस्थान से, मोहम्मद आमिर भाई कोलकाता से, रवि काव्या विनायक भाई पंजाब से, अजुल हसन भाई गोरखपुर से, आफताब भाई माडोसा से, मिठू शाह भाई सिलीगुड़ी से, आजाद भाई झारखंड से, मोहम्मद सांबे भाई मुस्कट ओमान से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।